चलो मिसबा जी आप मेंशन कर देंगे, ठीक है। अभी बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक, ये बैंकिंग लॉ जो है, द बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल है 2024 का बिल आया है, अमेंडमेंट हुआ है। तो इम्पोर्टेंट, अभी हम क्या कर रहे हैं, प्री के पर्पज से पढ़ रहे हैं, तो पूरी चीजें हमें नहीं पढ़नी है अभी। अभी हम प्री पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। बट इकोनॉमी का जो सेक्शन है बेसिकली, क्लास में न्यू स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा सा बता दूं कि हम प्री पर फोकस कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो आप इसको कम से कम अभी देखिए कि कितनी चीजें समझ में आ रही है, कैसे हमें कोई चीज पढ़नी है ना। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग सब लोग एक बार उसको रीडिंग करके आए होंगे, ठीक है। लोकसभा में ये पारित हुआ है, ठीक है। और ये बेसिकली बैंकिंग जो ये इनहांस करता है गवर्नेंस का स्टैंडर्ड को इन इंडिया, बैंकिंग सिस्टम को ये थोड़ा सा मजबूत कर रहा है। ये अमेंडमेंट लेके आया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या होगा, तो सबसे पहले तो यार कि अमेंडमेंट कहाँ कहाँ पे हुआ है या कहाँ कहाँ पे की हाईलाइटेड ऑफ द बिल कहाँ पे होगा, ये जरूरत कहाँ कहाँ पे संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी। आरबीआई का 1934 का एक्ट है, बैंकिंग जो आपका रेगुलेशन है 1949 का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 का, ठीक है। एंड द एक बैंकिंग जो कंपनी है, एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट ऑफ 1970 और 80 का है। इन सभी एक्ट्स पे संशोधन करना होगा, अमेंडमेंट करना होगा। तो ये आपसे क्वेश्चन फ्रेम क्या होगा यूपीएससी में, क्वेश्चन में फ्रेम होगा कि अभी जो बैंकिंग बिल जो इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, वो कौन कौन से एक्ट को अमेंड करेगा या किन किन एक्ट्स में अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो आपका आंसर इनमें से कोई, ये आपको पता होना चाहिए, यू हैव टू नो। के लिए इंपॉर्टेंट, क्या नाम है, ममता जी, आप, क्योंकि बगल में इस हमारा जो मॉड्यूल है पढ़ाने का, मेरा मेरा जो तरीका है कि इसकी एक प्रिंट आउट जो है बुकलेट की, वो आपको लेकर रखनी होती है, ठीक है। और क्लास में एक दिन छोड़कर एक दिन नहीं आना है, रेगुलर आना है तो रेगुलर आइएगा, तभी चीजें काम करेंगी। नहीं तो हवा हवाई फिर चीजें दिक्कत हो जाएंगी, है ना। प्रिंट आउट लेके रखना है, अब प्रिंट आउट कैसे निकालना है वो देख लीजिएगा, या जैसा भी होगा आप मुझे बताइएगा, फिर मैं वैसे इसको कुछ मैनेज करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो, सो द थिंग इज दैट CRR, अब इस अमेंडमेंट में क्या क्या चीजें में चेंजेस आए हैं, तो बेसिकली चेंजेस है वो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो CRR के लिए तो उसकी इसको बेसिकली क्या किया गया है, रीडिफाइनिंग रीडिफाइन किया गया है, ठीक है। यानी अब क्या होगा, एक फॉरनाइट नाउ रिफर टू आइदर 1st to 15th और 16 टू लास्ट डेट 31st और 30th और 31st, जो भी होगा, 30 या 31 तारीख जो भी होगी। अब पखवाड़ा जो माना जाएगा बेसिकली, वो कहां से कहां तक माना जाएगा, ये एप्लीकेबल होगा शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक दोनों में होगा, ध्यान रखना। अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक दोनों में अब यही डेट चलेगा। ये आइदर आप जो महीना स्टार्ट हो रहा है तो 1 से लेके 15 तारीख तक, या फिर 16 से लेके 30 या 31, वटेवर जो भी इसका आएगा। तो अब इसका मतलब क्या है, यानी 15 दिन तो 2 बार चेकिंग होगी, आप ऐसे समझो 2 बार उनसे रिपोर्ट मांगी जाएगी बैंकों से, आरबीआई लेगा कि CRR आपके पास, यानी 15 तारीख तक का और 31 का, ऐसे मान के चलो। एक मिनिमम बैलेंस होना चाहिए, कैश रिजर्व रेशियो होना चाहिए बैंकों के पास, ये एक नई चीज है, ठीक है, लीगली इंपॉर्टेंट। दूसरा चीज, कंपनी में पर्याप्त हिस्सेदारी होगी, नहीं सब्सटैंशियल जो इंटरेस्ट है इन अ कंपनी, तो देयर होल्ड फॉर अ सब्सटैंशियल जो इंटरेस्ट है इंक्रीज, इसको बढ़ाया गया है,
कितना बढ़ाया गया? पहले ये इसकी लिमिटेशन थी 5 लाख, या फिर जो पेड अप कैपिटल है उसका 10% होना चाहिए, जो भी कम हो, 10% हो, जो चुकता पूंजी का 10% हो। तो ये पहले 5 लाख इसकी पर्याप्त हिस्सेदारी होनी चाहिए थी किसी कंपनी की, अब उसको बढ़ा के कर दिया गया 2 करोड़। 5 लाख की जगह अब 2 करोड़ कर दिया गया, ये याद रखना है, ये बनेगा प्री में क्वेश्चन। क्लियर? कोई कंपनी अगर उसमें ये करती है तो उसका जो इंटरेस्ट है, सब्सटैंशियल जो इंटरेस्ट है, इसको बढ़ाया गया है, हिस्सेदारी बढ़ाई गई है। और क्या किया गया है बैंकिंग बिल में? एक और चीज किया गया है, देखो बहुत छोटी छोटी चीजें जाननी है आप, यूपीएससी पूरे डिटेलिंग में नहीं जाएगा। अब ये भी कहा गया कि भविष्य में इसको हम और थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, है ना। अच्छा, और क्या किया गया है? निवेशक जो है, इन्वेस्टर जो है, एजुकेशन में और संरक्षण निधि में, यानी प्रोटेक्शन फंड जो है, IEPF, अगर अनक्लेम्ड डिविडेंड है, मान लो कि यार मेरा बैंक में मैंने पैसा FD करवा रखा है और उसका डिविडेंड बढ़ रहा है, मतलब उसका जो लाभांश है, ठीक है, वो बढ़ रहा है, लेकिन कोई मैंने 7 साल से उसको उस पर कोई क्लेम नहीं किया, ठीक है। तो अगर क्लेम नहीं किया, कब तक? 7 ईयर्स तक। तो जो कुछ शेयर पे अगर मैंने इंटरेस्ट ये नहीं किया डिविडेंड पे, तो शेयर इंटरेस्ट और रिडेम्पशन ऑफ बॉन्ड ट्रांसफर टू IEPF, 7 साल तक अगर कोई ब्याज, बॉन्ड, शेयर कुछ भी है, अगर उस पर मैंने दावा नहीं किया तो अनक्लेम्ड होगा वो मनी, और वो सीधा कहां ट्रांसफर हो जाएगा? इस फंड में जमा हो जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कब तक? अगर 7 साल तक नहीं किया गया। ये एक नई चीज आ गई। एक एक लाइन का मतलब समझो, बाकी चीजें तो मेंस के लिए होगी, ठीक है, वो तो हो ही जाएगी अपने आप। अभी फिलहाल प्री पे फोकस करना है, ठीक है। कहाँ पे करना है, कहाँ पे नहीं करना, हम उस पर बात करते हैं, ठीक है। ऑडिटर की बात करें, ऑडिटर्स जो इसकी बात करें, रिम्यूनरेशन की बात करें, तो बैंक्स कैन नाउ डिसाइडेड, जो ये बैंक पर निर्भर करेगा कि वह केंद्र सरकार से, अब बैंक जो है अब RBI से या सेंट्रल बैंक से परामर्श करके, ठीक है, कंसल्टेशन करके अपने ऑडिट को, जो अपने लेखा जो ऑडिटर जो है उनका पारिश्रमिक स्वयं तय कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? बैंक को भी, हर बैंक को ऑडिट करना पड़ता है, तो RBI से पहले क्या होता था, परमिशन लेनी पड़ती थी अगर कोई अपना ऑडिटर रखना है तो, या सेंट्रल बैंक से परमिशन लेनी पड़ती थी। अब बिना परमिशन लिए, विदाउट एनी परमिशन, ये खुद अपना रेम्यूनरेशन को क्लेम कर सकेंगे, भैया रख सकेंगे कि हाँ इतना रुपया होना चाहिए, 100 रुपीज या जो भी XYZ अमाउंट है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जो भी होगा, ये करना है। तो ये एक नई चीज आई थी, यही इतना प्री के लिए इंपॉर्टेंट था। तो अब एक मोटी तौर पे समझ, हम थोड़ा सा इस पे थोड़ा और बात कर लेते हैं। आज क्लास में नया स्टूडेंट है, इसकी वजह से भी, और आप लोगों के लिए भी, कि भाई भी बैंकिंग जो बिल अमेंडमेंट लाया गया, कोई भी चीज में अमेंडमेंट क्यों लाया जाता है? किसी चीज को स्मूथ करने के लिए। यानी पहले कुछ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहा है, तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है, क्या क्या समस्याएं आ रही थी? समस्या थी यार कि बैंकिंग में जो धोखाधड़ी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, फ्रॉड का केस ज्यादा हो गया था, ठीक है। गवर्नेंस और जो एन अटोनमी जो इशू था इन पब्लिक सेक्टर बैंक, इसमें बहुत बड़ी समस्या आ गई थी। बोर्ड में कौन ऑपरेट कैसे होगा, इंटरफेयर गवर्नमेंट के लोगों का होगा कि नहीं होगा। तो अब कहा गया कि सरकारी हस्तक्षेप में से ऑटोनोमस होना चाहिए। आपको याद होगा कि विजय माल्या पैसा लेके भाग गया, ये तो सुना ही होगा ना। तो पैसा इसको इतना दिया किसने? विजय माल्या को, कि भैया एक
पॉलिटिशियन ने फोन कर दिया XYZ, आई डोंट नो, बट किसी ने फोन किया और उसको पैसा मिल गया। अब वो सब चीजें नहीं होंगी, बोर्ड मेंबर्स की बकायदा। तो ये सब जो अनोमलीज है, कई बार अलग अलग तरीके की समस्या आती है, तो उन समस्या को, उस प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन क्या होगा, ये आपको कम से कम पॉलिसी लेवल पे चेंज करना था। तो पॉलिसी लेवल पे चेंज करने के लिए यही किया जा सकता था, कुछ अमेंडमेंट लाया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप चीजें वो किया जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें अनक्लियर थी, है ना, रेगुलेटरी गैप था, एम्बिग्यूटी थी, वो सबको ठीक किया जा रहा है। बहुत सारे मल्टीपल जो आपके रेगुलेटर्स थे, जैसे RBI है, सेबी सेबी है, इरडा है, CCI है, तो सबके अपने अपने लॉज है। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बना हुआ था। 23 में तो देखो 17 कोऑपरेटिव बैंक को RBI ने तो बंद ही कर दिया भाई, कई सारे बैंकों की बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया था। ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बात बात सिर्फ ये है कि जो बैंकिंग कानून, जो संशोधन, जो एक्ट लाया जा रहा है, ठीक है, वो क्यों लाया जा रहा है, सॉरी बिल है ये, नॉट एक्ट, बिल है। तो ये बिल की जरूरत क्यों पड़ गई, क्लियर हुआ। अब साइबर अटैक से या IT का जो जोखिम वगैरह होगा, स्ट्रक्चरल इशू है, साइबर सिक्योरिटी एंड IT रिस्क जो होगा, ये सब अब इससे थोड़ा सा आउटकम करने में, या फिर उसका जो मिसयूज है उसको कम करने में मदद मिलेगा। ठीक है, तो हाल ही में बैंकिंग गवर्नेंस को थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिया है, केंद्र सरकार ने कुछ बैंकिंग सुधार के लिए भी कुछ कदम उठाया है। वो कदम क्या है, अब ये कदम इंपॉर्टेंट हो गया। अब वापस आ जाओ, ये तो फिलहाल इट्स अ पार्ट ऑफ, समस्या क्या है, समस्या तो मेंस का पार्ट है। M का मतलब होता है मेंस, ठीक है। क्या नाम है, ममता जी, ठीक है। चलो, तो PSB में सुधार के लिए अब 2019 में गवर्नमेंट क्या लेके आई, जो 10 PSB थी उसको इंटू 4 में, टू इंप्रूव इफिशियंसी, ये मर्ज कर दिया गया, यानी 10 जो बैंक थे उन सबको मिला के आपस में 4 बैंक ही अब अस्तित्व में है। 10 बड़े बैंकों को आपस में मर्ज करके सिर्फ 4 कर दिया गया, टू इंप्रूव इफिशियंसी एंड रिस्क मैनेजमेंट के लिए, कि भैया ठीक से नहीं चला पा रहे हो, चलो 3 बैंक मिलके एक बैंक बन जाओ। थोड़ा सा मैनेजमेंट चेंज होगा, थोड़ा सा स्टाफ चेंज होगा, थोड़ा सा वर्क कल्चर चेंज होगा, और चीजें ठीक होंगी। ठीक है, तो कुछ स्टेप लिया गया था। ये किसने किया था, केंद्र सरकार ने किया। ठीक, 19 में बेसल रिकैपिटलाइजेशन ऑफ PSB टू मीट बेसल थर्ड नॉर्म्स, बेसल थर्ड मानकों को पूरा करने के लिए रिकैपिटलाइज, यानी कि सबका अलग अलग बैंक के पास, मान लो किसी के पास 10 करोड़ है, किसी बैंक के पास ABC बैंक है ना, इनके पास 15 करोड़ है, इसके पास 25 करोड़ है, 20 करोड़ है। अब सबको मिलाकर कम से कम, ये अमाउंट भी कम था, तो सभी तीनों को मिला दिया गया, तो एक बड़ा सा अमाउंट बन गया भाई, है ना। ये देखो 45 करोड़ हो गया, तो अमाउंट ज्यादा हो गया, मैनेजमेंट थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, इसके लिए लाया गया। क्लियर है। इसके अलावा जो और गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया, IBC इंसॉल्वेंसी बैंक जो ये है, उसको भी थोड़ा सा स्ट्रेंथन किया। ठीक है, तो बहुत सारे जो करेक्टिव मेजर्स है वो सब भी लिए गए। तो RBI ने, अच्छा देखो ये गवर्नमेंट क्या ले रही है, अब ऐसे ऐसे समझो, प्री में क्लियर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। RBI के लिए, RBI कौन कौन सा स्टेप ले रही थी इंप्रूव करने के लिए, गवर्नेंस के लिए, और केंद्र सरकार कौन कौन सा ले रही थी। क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा, सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि आप समझते हो ना कि भाई महंगाई को कम करने के लिए, एज फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, महंगाई को कम करने के लिए सेंट्रल बैंक RBI कोई स्टेप लेती है, और गवर्नमेंट भी लेती है, दोनों के स्टेप अलग अलग है ना। उसी तरह से बैंकिंग जो गवर्नेंस में इंप्रूवमेंट लाने के लिए गवर्नमेंट का क्या स्टेप लिया, तो गवर्नमेंट ने लिया PSB में थोड़ा सुधार किया, 10 बैंक है उसको 4 में मर्ज कर दो। ठीक है, बेसल को रिकैपिटलाइजेशन कर दिया गया, कुछ पॉलिसी लेवल पे भी गवर्नेंस को
इस जो फॉलियर की स्थिति में बैंक बोर्ड्स को भंग करने का अधिकार रहेगा आरबीआई को। बैंक ऑफ बोर्ड्स भी है, ठीक है। दिवालिया वाला जो इंसॉल्वेंसी जो ये था उसमें भी ये लाया गया, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है का समाधान करने के लिए लाया गया इसको, यानी बहुत सारा पैसा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब ऐसा पैसा कहीं स्टक हो गया, ममता जी ने पैसे लिए और बैंक को वापस नहीं किया, अब क्या करूं, तो वहां पे ये लागू होगा। दिवालिया अगर खुद को घोषित कर लिया है तो उस पर क्या कार्रवाई होगी, 90 दिन तक कोई अमाउंट अगर पे बैक पे ऑफ नहीं हो रहा है, पे बैक नहीं हो रहा है बैंकों को, तो वो एनपीए में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सारी चीजें हुई, ठीक है। बैंकों पर दबाव को कम करने के लिए NARCL और DRCL, IDRCL इसकी स्थापना हो गई, लिमिटेड कंपनी है ये, यानी राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड, नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL। और ये जो क्यों स्थापित की गई, इंडियन डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड IDRCL 21 में ये इसको बनाया गया। क्यों बनाया गया, बैंकों पर जो दबाव था, प्रेशर था, रिड्यूसिंग स्ट्रेस ऑन बैंक। ये सब स्टेप किसने लिए, गवर्नमेंट ने लिए। सब आपसे प्री में पूछेगा। जी मिसबा जी क्या कह रही हैं? 24 प्रीलिम्स में, ठीक, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आरबीआई ने क्या लिया है, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ रेड कर दिया मैंने, यहाँ कुछ मिस्टेक है शायद, क्या रुकिए देखते हैं। आरबीआई का क्या ये, अब आरबीआई ने भी कुछ स्टेप लिया होगा गवर्नेंस के लिए, क्योंकि बैंकों का बैंकर है ना, तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए आरबीआई ने कोऑपरेटिव बैंकों को अधिक नियंत्रण में, कंट्रोल में लेके आए। और क्या लिया, जो शहरी आपका जो ये जो था, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 2019 में प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क फॉर रेजोल्यूशन ऑन स्ट्रेस्ड असेट, ठीक है। चलिए एक और बैंकिंग रेगुलेशन भी लेके आए कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए 2020 में। ये हिंदी में यहाँ पे नहीं है, अब इसकी 2 लाइनें यहाँ पे मिसिंग है। बैंकिंग रेगुलेशन 2020 का ये एक्ट है, इसमें लाया गया और कहा गया कि आरबीआई जनरेट कंट्रोल ओवर कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। ये नियंत्रण हो गया। अच्छा, और क्या किया गया, अप्रूव किया गया अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। सभी एक शहर में जितने भी कोऑपरेटिव बैंक है सबको आपस में उसको अप्रूव किया गया, एक छाते के नीचे लाया गया, ठीक है। हाँ ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। हाँ नहीं, रेड कलर था तो मुझे लगा कि मिसिंग हो गया क्या, लेकिन नहीं, ये ऑलरेडी है यहाँ पे, कुछ छूटा हुआ नहीं है, बट रेड कलर को हटाना भूल गया, चलिए मिस कर गया, ठीक है। एक छत्र अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की मंजूरी दी गई, कहाँ पे, शहरी क्षेत्र में, प्री के लिए इंपॉर्टेंट। बस ये 2 स्टेप आप देख लीजिएगा। अब मिसबा जी थोड़ा कमेंट कर रही हैं, उनके कमेंट को भी देखिए कि क्या वो कमेंट क्या कर रही हैं। कुल मिला के ये सारे क्वेश्चंस यूपीएससी ने पहले पूछे हैं। इट मींस यूपीएससी कभी भी अपने अप्रोच को नहीं बदलता, क्वेश्चन बदल देगा, पूछने का तरीका नहीं बदलेगा। क्लियर, चलो।
तो भारत में सार्वजनिक निजी भागीदारी एक फ्रेमवर्क जो बनाया गया, प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, इन इंडिया क्या है भाई, एक अप्राइजल कमेटी है पीपीपी के लिए बना दिया गया कि भाई बहुत सारी परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। फिर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में भी बहुत सारी मोनेटाइजेशन स्कीम है, इसको अभी आप छोड़ सकते हो। क्यों छोड़ सकते हो? क्योंकि अभी प्री के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप कहोगे सर दिया क्यों गया? तो क्या क्या ये मेंस में आप इसको यूज कर सकते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स को। तो अभी मेंस, मैं यहाँ पे सिर्फ मेंस लिख के छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। ममता जी थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, कम से कम 5-6 क्लास आप रेगुलर रहिएगा, तब धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट होगा, ठीक है। क्योंकि बच्चे मैक्सिमम क्या करते हैं, धीरज, उनके पास पेशेंस की कमी होती है। 2 मिनट में मैगी तैयार होना चाहिए, 3 मिनट में मोमोज आना चाहिए, ठीक है। तो उस मेंटालिटी से थोड़ा सा बचना है आपको, ठीक है। चलो, वे फॉरवर्ड क्या होगा, इट्स अ पार्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। क्या क्या स्टेप आप ले सकते हैं, अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम थोड़ा टाइम बचाने के लिए ये कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और अगर कुछ आप कोई पीसीएस वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं तो नायक समिति इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, बीआईसी की स्थापना से संबंधित था, बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कंपनीज की स्थापना से संबंधित, ये प्री के लिए देख सकते हैं। नायक समिति का, या फिर नरसिम्हन समिति जो है, कमिटी जो है, वो बैंकिंग से संबंध से रिलेटेड है। ये सब पीसीएस में पूछा गया ऑलरेडी। आप कोई भी पीसीएस को उठा के देखिएगा, आपको यहाँ मिल जाएगा। पीसीएस का मतलब यहाँ पे हो गया यूपी पीसीएस हो या बिहार हो, आरओ हो, वटेवर, ठीक है। चलो, अब फिलहाल के लिए जो लोग नए बच्चे हैं, जैसे ममता जी हैं, तो आप बहुत ज्यादा इस पे अभी मेंस के क्वेश्चन पे मत जाइए। अभी वो 2 महीना लगेगा स्टार्ट होने में, कुछ दिमाग में एक लेयर बनने में, उसके बाद ही राइटिंग लिखना स्टार्ट कीजिएगा, अभी नहीं, फिलहाल नहीं। फिलहाल के लिए आप खाली इसको रीडिंग लीजिए। पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, व्हाट टू रीड एंड हाउ टू स्किप, ये आपको सीखना पड़ेगा पहले। नेक्स्ट, सबको ये क्लियर है? जल्दी से। ठीक है, मोस्ट फेवरेट नेशन क्लॉज। मोस्ट फेवरेट नेशन एक स्टेटस है जो दोहरे कराधान, यानी कि ये बेसिकली ये इस तरह का ये है, स्टेटस है कि जैसे जैसे आप मान लीजिए पाकिस्तान के साथ क्या है भाई, इंडिया ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवरेट नेशन का स्टेटस दे रखा था, ठीक है। बट पाकिस्तान ने हमें नहीं दिया। तो ये स्टेटस का मतलब क्या है कि भैया जो डबल, हम अपने यहाँ भी टैक्स लेंगे, आपके यहाँ भी टैक्स लगेगा, वो जो डबल बेसिकली जो आपका टैक्सेशन है, इसका ये अवॉइडेंस एग्रीमेंट है ये, ठीक है। तो 2025 में ये स्विट्जरलैंड ने क्या किया है, इंडिया के साथ इसको सस्पेंड कर दिया है। 1 जनवरी से ही सस्पेंड किया है इसको। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि ये भाई डीटीएए है क्या, यानी जो डबल टैक्सेशन जो है, इसका मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के लिए। ये तो सबको पता है कि भाई स्विट्जरलैंड ने बंद खत्म कर दिया 1 जनवरी से, ठीक है। उसका डेफिनेशन क्या है, डबल टैक्सेशन का मतलब क्या है, एक बेसिकली इट्स अ ट्रीटी, ठीक है, एक संधि होती है जो 2 या 2 से अधिक देशों के बीच कर जो टैक्सेशन, जो करदाता है, टैक्स जो टैक्स देते हैं, है ना, टैक्स पेयर जो है, चाहे वो इंडिविजुअल हो और बिजनेसमैन हो, आर नॉट टैक्स ट्वाइस ऑन द सेम इनकम। एक ही इनकम पर 2 अलग अलग जगह हम टैक्स नहीं दे सकते। जैसे मान लो कि स्विट्जरलैंड में एक, ये स्विट्जरलैंड है, ठीक है, और ये इंडिया है। गुलबशा जी यहाँ पे जॉब कर रही हैं, तो यहाँ भी टैक्स देंगी, और जब ये पैसा भेजेंगी यहाँ इंडिया में, तो यहाँ भी टैक्स देना पड़ेगा। तो यार डबल इनकम तो एक ही है ना, पर टैक्स 2 जगह देना पड़ जा रहा है।
ठीक है। तो अब बेसिकली इसमें था क्या, इंडिया का, तो इसी डबल जो टैक्सेशन है उसी से बचाने के लिए ये बनाई गई है। तो इंडिया का जो DTAA नेटवर्क है, ये नेटवर्क क्या है, ये इसमें 90 डेज 90 कंट्रीज जो है, उन देशों के साथ ये इन्होंने, इंडिया ने क्या कर रखा है, सिग्नेचर साइन कर रखा है। हम अपने देश में भी, अगर आप हमारे बंदे को पर टैक्स नहीं लगाओगे तो हम आपके बंदे पर टैक्स नहीं लगाएंगे, इस टाइप से। तो बहुत सारे इसमें प्रमुख देश भी है, इंडिया भी इसमें शामिल है, USA, UK, UAE है, सिंगापुर है, मॉरिशस है, बहुत सारे। तो ये काम कैसे करता है, इंपॉर्टेंट रहेगा प्री के लिए। पहले मैं यही क्लियर कर दूं, ये टॉपिक आपका प्री के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर IAS 2025 का। इसको भी आप लिखते हुए चलो। नहीं लिख रहे हो ममता जी, आप नहीं लिख रही, कोई इशू नहीं है, ग्रुप में ये फिर PDF के फॉर्म में अभी फिर से शेयर हो जाएगा आफ्टर क्लास, ठीक है। तो ये टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आएगा, जैसा कि मिसबा जी ने बताया 2019 में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो क्या टॉपिक रिपीट होगा, बिल्कुल रिपीट होगा, बट अप्रोच अलग हो जाएगा, ठीक है। तो DTA वर्क्स कैसे करता है भाई, तो रेसिडेंसी कंट्री में की अगर हम बात करें, वह देश जो जहां करदाता रहता है, जैसे कि गुलबशा जी जो है वो स्विट्जरलैंड में रह रही है। सोर्स कंट्री क्या है, वह देश जहां से आय अर्जित की जाती है, यानी इनकम जो है वो अर्न किया जा रहा है। तो उसका बेनिफिट क्या होगा भाई, लाभ ये होगा कि ये जो बेसिकली जो टैक्सेशन, जो ये जो एग्रीमेंट है, ये इंश्योर करेगा कि जो टैक्स पेयर है ना, जो टैक्स पेयर है को या तो निवास स्थान पे जहां वो रह रहा है या सोर्स पे एक बार भुगतान करना पड़े, कोई एक जगह आप पे कर दो टैक्स, डबल जगह, दोनों जगह देने की जरूरत नहीं। क्लियर, एकदम आसानी से क्लियर हो गया। चलो, तो अब ये इंडिया में ये मुद्दा क्यों था, इतना ही काम की चीज थी, बट थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक नेस्ले वाला केस आया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ने एक अपना जजमेंट दिया था नेस्ले को लेकर, ठीक है, कि एनएसए जो मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला जो है क्लॉज है, ये डज नॉट ऑटोमेटिकली ग्रांट टैक्स बेनिफिट गिवन टू अदर कंट्री विद लोअर टैक्स रेट, यानी स्वतः ये खंड लागू नहीं होगा, इसका जो क्लॉज है ये ऑटोमेटिकली लागू नहीं होगा। कहां नहीं होगा, कर का लाभ, यानी कर में जो टैक्स में जो बेनिफिट मिल रहा है, रिबेट मिल रहा है, वो तभी मिलेगा जब भारत सरकार इसे आयकर अधिनियम के तहत अधिसूचित करेगी, नोटिफाई करेगी। कहने का मतलब अब आराम से आम बोलचाल की भाषा में समझते हैं। भाई मैं एक नेस्ले की कंपनी हूं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इंडिया में अपना नेस्ले का प्रोडक्ट बेचा, उससे प्रॉफिट कमाया और प्रॉफिट को अपने देश में ले गए। तो कहा गया कि भाई चूंकि डबल टैक्सेशन नहीं लग सकता, ठीक है, तो कहा गया इसमें, सुप्रीम कोर्ट ने ये, पहले इंडियन जो गवर्नमेंट है उसने टैक्स लगा दिया था नेस्ले पर, तो इन्होंने कहा कि भाई टैक्स क्यों लगाइएगा। तो ये बात ये थी क्योंकि मोस्ट फेवर्ड नेशन में आते हैं हम कैटेगरी में, तो कहा ये ऑटोमेटिक लागू नहीं होता बॉस, अगर आपको रिबेट नहीं मिल रहा, जब तक IT का जो इनकम टैक्स का जो ये है, जब तक उसका नोटिफाइड नहीं होगा, ये प्रोविजन इनकम टैक्स में लिस्टेड नहीं है, नोटिफाइड नहीं है, तो आप पर टैक्स बनता है, आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये इनकम टैक्स की बात हो रही है, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट टू बी इन्फोर्सेबल, लगेगा आप पर, ठीक है। यही वो बात थी और यही मामला तूल पकड़ दिया, और स्विट्जरलैंड ने कहा कि चलो यार हम इसके साथ ये MSN का जो ये है क्लॉज ही खत्म करते हैं, नहीं करेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, मत करो। स्विट्जरलैंड की बात करें तो अब कुछ मोटी मोटी चीजें देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी दोनों देशों के बीच में जो हिस्टोरिकल जो टाइज हुआ था, उसको डिप्लोमेटिक रिलेशन का 23 ईयर्स हुआ है, 2023 में 75 ईयर्स हो गया है, बड़ी चीज नहीं है,
ठीक है, स्विट्जरलैंड जो है इंडिया में इन्वेस्ट के मामले में अगर बात करें तो ये 12th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जान लो, ठीक है, हो गया, क्वेश्चन यहां से नहीं बनेगा, बट आपको कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये बेसिकली ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी टीईपीए, ये मार्च 24 में इंप्लीमेंट हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, ये इंडिया, ये इसमें साइन हुआ था इंडिया का, और एक ईएफटीए। ईएफटीए में कौन कौन आता है, ये काम की चीज है, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड एंड लिechtenstein, ये भी एक छोटा सा देश है। इनके बीच में ये पहली व्यापक व्यापार संधि थी, यानी इट्स अ ट्रेड एग्रीमेंट था बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन कंट्री, फर्स्ट था, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट था ये। ठीक है, ये प्री के लिए आप ले सकते हैं। 95% जो स्विस आपका जो एक्सपोर्ट होता है वो होता है बेसिकली स्विट्जरलैंड की घड़ी, वॉच में, चॉकलेट्स में एंड मशीनरी में। तो ये निर्यात में, यानी हम जब एक्सपोर्ट करते हैं बेसिकली भेजते हैं तो उसमें छूट मिलती है 95%। तो इससे बहुत सारा जॉब भी क्रिएट होता है, क्योंकि पैसा हमारा कम, आप ऐसे समझो, अगर वहां टैक्स नहीं लग रहा है इंडियन गुड्स पे, स्विट्जरलैंड में, नॉर्वे में, आइसलैंड पे, इन सब देशों में अगर हमारे सामान पर टैक्स नहीं लग रहा तो वो सस्ता होगा, सस्ता होगा, चीप होगा, तो क्या होगा, ज्यादा हम ट्रेड कर पाएंगे। ये बात समझ में आई? क्लियर है? चलो, क्लियर। चलो, अब डीटीए का में एफएनएफ का जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का ये जो क्लॉज है, वो क्लॉज क्या कहता है, ये क्लॉज क्या कहता है? तो ये क्लॉज है बेसिकली कि भारत, यदि भारत किसी तीसरे देश में, जैसे फ्रांस को बेहतर कर दर प्रदान करता है, तो स्विट्जरलैंड को भी उसी लाभ का दावा वो स्विट्जरलैंड भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो यूरोप में ही आएगा, है ना। तो ये उसका क्लॉज है। डब्ल्यू डब्ल्यूटीओ में क्या है, ये डब्ल्यूटीओ का मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है बेसिकली, इसका प्रिंसिपल क्या कहता है, ये भी इसके साथ को ऑल्सो एग्जिस्ट, ठीक है, द प्रिंसिपल ऑल्सो एग्जिस्ट इन डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट। डब्ल्यूटीओ में के साथ ये ऑलरेडी इसका मतलब टाइप है कि हाँ ये क्लॉज उसमें भी है, डब्ल्यूटीओ में भी है, ये ध्यान में रखना। तो गैट का, आप गैट ये सब आर्टिकल छोड़ दो, गैट्स, ट्रिप्स, इसके तहत सभी सदस्य देशों को समान व्यापारिक लाभ मिलेगा। यानी गैट्स, ट्रिप्स, है ना, ये इंश्योर करेगा कि इक्वल ट्रेड बेनिफिट्स अमंग डब्ल्यूटीओ मेंबर, जो डब्ल्यूटीओ का मेंबर का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जितने भी मेंबर होंगे सबको उस ट्रेड का बेनिफिट मिलना चाहिए, अलग से कुछ नहीं। जो उसके मेंबर है उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, यानी अगर मान लो इंडिया डब्ल्यूटीओ का मेंबर है, बिल्कुल है, ठीक है, स्विट्जरलैंड भी है अगर, एक मिनट, तो उसको भी मिलेगा ऑटोमेटिक। बात समझ में आ रही है? तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो क्लॉज है, ये टैक्स ट्रीटी था बेसिकली कंट्री बी के साथ, यानी कंट्री ए का कंट्री बी के साथ ये क्लॉज था। ठीक है, चलो, अब इसमें डिविडेंड रेट क्या होना चाहिए? इनिशियली डिविडेंड जो रेट था, टैक्स रेट था, वो 10% था। 10% का ये लाभांश तय था पहले से इन दोनों के बीच में। नया जो आया उसमें 5% कर दिया गया, फ्रांस के साथ जो हुआ उसमें 5% कर दिया गया। तो कहा गया यार इतना, ये हमसे 10% ले रहे हो, फ्रांस से 5% ही ले रहे हो, क्या मतलब है? तो ये क्लॉज बताया जा रहा है बेसिकली इसमें कि स्विट्जरलैंड भी 5% की दर का ऑटोमेटिक हो जाएगा कि भैया इसको, जब फ्रांस को आप 5% दे रहे हो तो हमें भी दो। स्विट्जरलैंड तो ये कहेगा, बिल्कुल सही बात भी सही थी। तो पहले स्विट्जरलैंड को 10% देना था, अब मोस्ट फेवर्ड नेशन जो है ये एप्लीकेबल हो गया तो अब उसको 5% देना होगा। इंडिया को नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है? जल्दी बताओ। इंडिया को नुकसान हो रहा है, ठीक है, चलो, हाँ, लॉस होगा, वेरी गुड। तो कुछ नियम में कुछ
क्लैरिटी नहीं थी, इसकी वजह से दिक्कत हो रही थी। कई बार जो टैक्स की चोरी हो रही थी, ठीक है, टैक्स सेविंग हो गया, प्रिवेंशन ऑफ फिजिकल इवेजन जो है ये भी देखने को मिलने लगा। जब भी अगर ट्रीटी में कोई क्लॉज में क्लैरिटी ना हो तो कहीं ना कहीं चोरी की गंध आ जाती है। ये होता है, बिल्कुल होता है, ये नॉर्मल लाइफ में भी होता है। बहुत सारे जो ना बचपन से आदत है हार्ड एंड सीक खेलना है, तो बचपन वाला गेम बड़े में होने पे भी चलता है, लोग करते हैं हार्ड एंड सीक। टैक्स की बचत करने के लिए, टैक्स सेविंग के लिए, टैक्स रिफंड जो अपॉर्चुनिटीज है, जैसे हमारे जीएसटी में क्लॉज है कि आपने अगर जितना टैक्स आपने जो बना है दे दीजिए, पूरा साल का सोच के एक बार अनुमान लगा के, और जहां जहां पे आपको पेमेंट पे ऑफ करना रहा वहां पे जाके आप उससे वापस अपना टैक्स जो रिफंड जो है वो ले सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पे कर रिफंड का जो अवसर है, यानी कंपनियां अपनी ग्रे देश में, मान लीजिए स्विट्जरलैंड की कंपनी है, तो रिफंड कहाँ मिलेगा उसको, स्विट्जरलैंड में मिल जाएगा। तो इस सोर्स पे जो टीडीएस की जो कमी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सोर्स पर कर कटौती यानी टीडीएस में कमी, तो जो इन्वेस्टर है के लिए टीडीएस दरें कम होती है, क्योंकि उसको वहां जाके फिर रिबेट मिल जाएगा, ठीक है। कुल मिला के ये बात थी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और ममता जी का दिन आज खराब है कि पहला ही टॉपिक है, ये बहुत इकोनॉमी से स्टार्ट हो रहा है। ममता जी के लिए भी थोड़ा सा टफ होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई इनको आसानी से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना होगा, तभी चीजें काम करेंगी, अदरवाइज मुश्किल होगा। और अब भाग के कहीं जा नहीं सकते, है ना। चलिए, तो चुनौतियां वगैरह क्या क्या है, ठीक है, चुनौतियां इसको छोड़ दीजिए अभी, चुनौतियों पे बात नहीं करते अभी, क्यों, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ मेंस। क्या क्या किया जाना चाहिए वो मेंस में पूछा जाएगा, अभी फिलहाल छोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा, बाय द वे, आज क्लास में हो सकता है कि कुछ देर पहले ही इंटरनेट आया था, कनेक्शन लॉस आना जाना लगा हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं कब तक क्लास चलता है, ये ऊपर नीचे ना हो जाए, पहले से क्लियर कर दे रहा हूं। चलिए, न्यू टॉपिक की तरफ चलते हैं, किस्मत अच्छी रहेगी तो हम इसको पूरा करेंगे, है ना, 1.5 घंटे की क्लास में। विकास समझौते के लिए निवेश सुविधा, IFDA, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट एग्रीमेंट, क्या बला है भाई, ये किस कंट्री के साथ हुआ है। देखिए, इंडिया और साउथ अफ्रीका के साथ WTO ने क्या किया है, चीन की अगुवाई में होने वाले इस प्रस्ताव का, IDFA का इस प्रस्ताव का विरोध किया है, यानी इंडिया एंड साउथ अफ्रीका ने अपोज किया है कि भाई चाइना जो है उसके वो लीड कर रहा है, वो उसने प्रपोजल दिया है WTO में, तो इस प्रपोजल का साउथ अफ्रीका एंड इंडिया ने अपोज किया है। क्या भला, पहले हम वो तो जान लें, पहले तो हमें ये क्या है नहीं है उससे मतलब नहीं कि किस कंट्री ने क्या अपोज किया है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, ये है क्या, IFDA है क्या, बस ये जानना जरूरी है, बहुत छोटा सा, है ना। इस ये जो प्रपोजल है बेसिकली, ये प्रपोज बाय चाइना, कब किया गया था, 2017 में। पर्पस क्या था, ठीक है, वो ऑब्वियस है कि इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल जो इन्वेस्टमेंट है और ट्रेड को इंप्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए, अल्प विकसित, विकासशील, डेवलपिंग और अंडर डेवलप जो कंट्री है उनके साथ, ये चाइना का प्रपोजल था, 17 में आया था, इंडिया ने अपोज कर दिया, ठीक है। पर्पस क्या है, तो ऐसे कानूनी रूप से बाध्यकारी नियम बनाना जो विशेष रूप से विकासशील देश और जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, उसमें निवेश बढ़ाने की बात थी, जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिल सके। कुल मिला के बात ये थी, ऑब्जेक्टिव था टू क्रिएट लीगल बाइंडिंग, प्रॉब्लम कहां पे है, लीगल बाइंडिंग रूल्स पे था, बाध्यकारी नियम बनाना। आप ट्रेड में बाध्यकारी नियम कैसे बनाओगे बॉस, ठीक है, वो भी विकासशील देश
तो चाइना क्या है बेसिकली, ये चाइना क्यों लेके आता है, क्योंकि चाइना डेवलप कंट्री में नहीं आता, चाइना विकासशील देश में आता है, भले उसकी डेवलपिंग कंट्री में ही कैटेगरी में आता है, और कहीं भी मार्केट को कैप्चर करना है तो चाइना इज द बेस्ट एग्जाम्पल। तो प्रॉब्लम ये था कि चाइना ने अपने आप को जो उसको सूट किया उसने बना लिया। इंडिया ने कहा यार ऐसे तो वो पूरा मार्केट ही डम कर देगा, हमारा मार्केट खराब कर देगा। ठीक है, चलो, तो इसीलिए प्लूरलीटरल एक समझौता था, यानी कि IFDA क्या है, एक प्लूरीलैटरल समझौता है, यानी कि यह उन WTO सदस्यों पर लागू होगा जो इसे अपनाते हैं। तो यहां पे क्या हो गया, सभी पर बाध्यकारी हो रहा था, सभी डेवलपिंग कंट्री जो है उसमें पैसा लगाए, अल्प विकसित देश पर, लीस्ट डेवलप कंट्री पे लगाएं पैसा, ये ट्रेड करें, इन्वेस्ट करें। तो उस फ्लो को जो बढ़ाने की बाध्यकारी था, फोर्सफुली था, उसके अगेंस्ट है इंडिया। क्लियर? तो ऐसे समझौते में ये ऑलरेडी मेंशन है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हाँ ये जो नियम है, प्लूरीलैटरल जो जो एग्रीमेंट है, ये WTO में भी उसके बुक में है, रूल बुक में है। ठीक है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब ऊपर हमने जो देखा कि भाई ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो प्रिंसिपल है उसी पे आधारित है कि अगर कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है, कोई ट्रेड करना चाह रहा है, कोई कंट्री, तो उसको कोई विशेष रियायत दे दी जाती है। तो फिर अगर एक कंट्री के साथ अगर हमारे अच्छे ताल्लुकात है, रिलेशनशिप है, और हमने उसको थोड़ा सा रिबेट दिया तो सबको रिबेट देना होगा, यानी एक केक का टुकड़ा एक को दिया गया तो सबको देना पड़ जाएगा। तो सभी WTO सदस्यों को मिलनी चाहिए थी, बात तो ये कहता है। ठीक है, तो इसके चार बेसिकली IFDA के देयर आर 4 पिलर्स। 4 पिलर्स क्या है कि भाई ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, इन्वेस्ट अगर आप कर रहे हैं तो इंप्रूविंग ट्रांसपेरेंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट मेजर्स, पारदर्शिता बढ़ाना होगा, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना होगा, स्ट्रीमलाइनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना होगा, गवर्नमेंट को और इन्वेस्टर को इन बिटवीन जो फॉस्टरिंग करना होगा कोऑपरेशन को, यानी कि सहयोग को प्रोत्साहित करना होगा, और ये प्रमोटिंग सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, सतत होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। ये इसके 4 स्तंभ है, ट्री के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इससे प्रॉफिट क्या होगा, लाभ क्या होगा, पोटेंशियल जो बेनिफिट है वो क्या होगा, इससे आपका इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा सुधार आ जाएगा, रिफॉर्म हो जाएगा, ग्लोबल स्टैंडर्ड बढ़ेगा सबका। ठीक है, क्योंकि सब लोग एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे होंगे, आपका माल अमेरिका जा रहा है तो स्टैंडर्ड को तो मेंटेन रखना होगा ना। ठीक है, क्षमता नहीं मान, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, इकोनॉमिक इंपैक्ट भी बढ़ेगा, यानी प्लस वृद्धि होगा व्यापार में, वेलफेयर में ज्यादा पैसा लग पाएगा, ग्लोबल वेलफेयर जो गेन है, इससे थोड़ा सा एस्टिमेट किया गया कि भाई इसमें कुछ वृद्धि हो सकती है। अभी कुछ वृद्धि मतलब लगभग 1 से 1.5% की वृद्धि होगी। ठीक है, 1 to 1.5 के अराउंड होगा। तो ये पॉइंट, ये जो नंबर है, नंबर गेम में मत फंसना कभी भी। हालांकि मेंस में थोड़ा बहुत 5 to 10% तक आपको चाहिए, कंटेंट डेटा चाहिए, उसके लिए डेटा बुक है, वो एक अलग चीज है। जो आप लोग मेंस दीजिएगा, मैं उस वक्त आप लोग की अलग से पूरी अलग बैच बनेगी, उस पर काम होगा। ठीक है, मेंस में ऑलरेडी काम हो चुका है, अब प्री पे बात हो रही है। चलो, तो इंडिया का अब स्टांस है, भाई अपोज क्यों कर रहा है, क्यों क्यों परेशान है इंडिया। इनका मानना है कि ये कोई व्यापारिक विषय तो है नहीं यार, इट्स नॉट अ ट्रेड इशू। क्यों? क्योंकि WTO को इसको रेगुलेट करने का कोई अधिकार ही नहीं है, इसमें कोई राइट नहीं दिया गया उसको। WTO डज नॉट हैव द मैंडेट टू रेगुलेट इन्वेस्टमेंट। WTO नहीं इसको रेगुलेट कर पाएगा, तो फायदा क्या हुआ। गैट्स का भी जो जो मौजूदा जो एग्रीमेंट है, वो पहले से ही जो इन्वेस्टर है से जुड़े हुए जो भी उनके जो व्यापारिक पहलुओं को कवर कर रहे हैं, तो नया कुछ ट्रिम्स वगैरह के गैट्स और ट्रिम्स ऑलरेडी है, तो नया कुछ जो
प्लूरिलैटरलिज्म का जो विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये क्लॉज पहले से ही गैट में और ट्रिम्स में है, तो नया क्यों लाया जा रहा है? क्योंकि इंडिया का स्टांस है कि डब्ल्यूटीओ का जो बहुपक्षीय प्रणाली को ये कमजोर कर रहा है, यानी इंडिया बिलीव्स प्लूरिलैटरल एग्रीमेंट अंडरमाइन डब्ल्यूटीओ मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क। ठीक है, ये जो कॉन्ट्राडिक्ट भी करता है बेसिकली दोहा का जो एग्रीमेंट है, दोहा डिक्लेरेशन है, उसको भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ये प्री के लिए थोड़ा सा देख सकते हो सकता है कि एक नया अप्रोच से यूपीएससी पूछ ले कि भाई इंडिया का स्टांस वो अपोज क्यों कर रहा है। ये कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे जो टिक आउट किया बस इतना कर लो। और चीन का जो डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी है, बीआरआई है, ये तो इंडिया के लिए हमेशा से कंसर्न रही है। सोवरेनिटी की बात करें तो विदेशी जो कॉर्पोरेट लॉबिंग है वो बढ़ सकती है, जिससे कि भारत का जो इंडिया का जो ऑटोनॉमी है वो कहीं ना कहीं कम हो सकती है या कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो यह जो हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उसके एज कंपेयर टू जो फॉरेनर इन्वेस्टर है, तो लोग क्या करेंगे, फॉरेनर इन्वेस्टर को ज्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं। ये सब कुछ कंसर्न है इंडिया का, दैट्स इट। इंडिया का स्टैंड क्या है, ये सब प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, हो गया। क्यों है, अब ये मेंस में भी आ सकता है, लेकिन फिलहाल आप इसको प्री के लिए देख लीजिए। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलो अब नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। एमब्रिज, एमब्रिज प्रोजेक्ट, ये क्या है भाई? तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है, इन्होंने एक डिक्लेरेशन किया कि प्रोजेक्ट एमब्रिज, इसका है ये प्रोजेक्ट एमब्रिज, BIS का, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का ये प्रोजेक्ट है। पहले तो ये रट लो, IS के लिए इंपॉर्टेंट, TCS के लिए भी इंपॉर्टेंट है ऑल्सो, IS के लिए ज्यादा, PCS के लिए भी ज्यादा, दोनों के लिए है। ठीक है, तो मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट जो है, ये प्रोजेक्ट है क्या, पहले हम ये जान लेते हैं। पहले तो ये किस जो सेटलमेंट वाला जो है, इंटरनेशनल सेटलमेंट की बात हो रहा है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। ठीक है, तो एक एक करके बात कर लेते हैं। एमब्रिज है क्या? तो ये क्रॉस बॉर्डर डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, लॉन्च हुआ था 21 में। ठीक है, जिसमें मल्टीपल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के लिए तैयार किया गया इसको, इसका पर्पस ही यही था। ठीक है, तो एमब्रिज क्या है, ये एक लेजर का यूज करता है, एक तरह का ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है उस पर बेस्ड है ये। ठीक है, पीयर टू पीयर, यानी जिसको हम पैसा भेज रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने गूगल पे किया, तो आपने मेरा नंबर डाला, यही पीयर टू पीयर है, बीच में कोई उठा के लेके नहीं जाएगा उसको। तो पीयर टू पीयर इंटरनेशनल जो पेमेंट है, ठीक है, उसके लिए है ये बिल्ड है, रियल टाइम होगा, ब्लॉकचेन बेस्ड होगा, रियल टाइम होगा, पीयर टू पीयर इंटरनेशनल पेमेंट होगा, एंड फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन भी होगा। यानी मान लीजिए हमने $10 के रूप में भेजा है उसको, मेरे अकाउंट में पैसा, सपोज ऐसे समझो आप, आपके अकाउंट में इंडियन करेंसी है बट आप किसी को भेज रहे हैं डॉलर में, तो आपने सिर्फ डॉलर का साइन को चेंज किया, यानी इंडियन रुपीज से कन्वर्ट करके मान लीजिए $100 भेजना है, $100। अभी करंट रेट क्या है, आज का रेट था मान लीजिए कि 85 रुपीज है, या 80 रुपीज मान लो यार, थोड़ा सा है ना, तो कितना हो गया ये, 8,000 रुपीज हो गया। तो मेरे पास 8,000 रुपए ही है इंडियन रुपी में, मैंने अपने बैंक को में जब ट्रांजेक्शन किया तो उसमें डॉलर में इसको कर दिया कन्वर्ट, तो डॉलर में उसको मिलेगा। ये बात समझ में आई? तो अब कन्वर्ट कराने के लिए आपको अलग से जगह कहीं नहीं जाना पड़ेगा, वेस्टर्न यूनियन एंड जो कैप्टन कुक जगह पे जाके आप अपना जो डे टू डे लाइफ करते हैं, कंपनी टू कंपनी में थोड़ा सा ट्रेड में थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड
लेजर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रांसपेरेंसी एंड सिक्योरिटी पूरी तरह से इसमें सिक्योर है ये, ठीक है, एम्ब्रिज में। अब इसमें देखो जरा सा, BIS इनोवेशन हब जो है बेसिकली, कहाँ से आवाज आ रही है भाई, क्या आवाज आ रही है, चलिए। अब देखो इसमें शामिल कौन कौन हो गया, चाइना, थाईलैंड, यूएई, हांगकांग, ठीक है, सऊदी अरब भी शामिल हो गया। आरबीआई भी, आरबीआई शामिल नहीं है, ऑब्जर्वर की अभी मेंबरशिप है इसका, ठीक है, इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए, डायरेक्ट मेंबर नहीं है, मगर इस जो सेंट्रल बैंक जो शामिल केंद्रीय बैंक कौन कौन है, इन सब देशों के, इन सब कंट्री के वो शामिल है इसमें, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या होगा ये तो चलिए ठीक है, चुनौती वगैरह क्या है अभी छोड़ दीजिए, अभी फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए। टैक्स इवेशन, हाँ, डेटा लीक होने का डर रहेगा, मनी लॉन्ड्रिंग हो सकता है, टैक्स की चोरी संबंधी जो कंसर्न है वो सब तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो एमब्रिज के अलावा प्रोजेक्ट नेक्सस भी है। BIS का एक पहल है ये, जिसका जो पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है कि विभिन्न देशों में जो डोमेस्टिक बेसिकली जो आपका ये कहाँ गया, इनिशिएटिव है, ये कनेक्ट करेगा मल्टीपल डोमेस्टिक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम को। IPS मींस इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम, डोमेस्टिक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम वर्ल्ड वाइड, उसी तरह का है ये, इसको भी आप प्री के लिए कर सकते हैं बस। अब इससे जो जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन वगैरह है, आप जब आप पढ़ लोगे ममता जी, इसको आप रीडिंग करने के बाद आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे इसको कवर कर लो, ढक लो, और उसको फिर खुद से क्वेश्चन का सॉल्व करने की कोशिश करो। तो सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहाँ गड़बड़ किया आपने, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ये खुद देखना होगा, ठीक है। अभी जो नए स्टूडेंट है वो लोग मेंस वाले क्वेश्चन पे नहीं जाइए, पुराने वाले जो है उनको, और उनको भी नहीं जाना, क्यों, क्योंकि अभी प्री के लिए हम इसको आगे देख रहे हैं। चलो रेलवे में आ जाओ, थोड़ा सा या सुधार, क्या क्या रिफॉर्म हुआ है ना। एक बिल आया, अमेंडमेंट आया है, लोकसभा में पास हुआ है, ठीक है, पारित हो चुका है। जो पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन रेलवे जो है, इसने रेलवे मॉडर्नाइजेशन एंड फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी पर एक रिपोर्ट दी थी, ठीक है। इस अब ये बिल आया है, ऑब्वियस सी बात है, तो ये जो रेलवे बोर्ड अधिनियम है ना 1905, इसको रद्द कर रहा है, उसके जितने भी जो प्रोविजंस है इसको रिपील कर रहा है, और कुछ को जो 1989 का जो प्रोविजन है उसमें मर्ज कर दे रहा है। ये जो नया आया है इसी इसको मर्ज करके 24 लेके आया गया, ठीक है। तो ये जो अलग अलग रेलवे प्रशासन का जो दो इसमें क्या था, रेलवे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके दो अलग अलग कानून के संदर्भ में, अब इसको अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भैया क्या है, बेसिकली ये सिंप्लीफाई करने के लिए किया गया है, कानून को सरल बनाने के लिए किया गया है, सिंप्लीफाई लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है। एडिशनल पावर किसको रहेगा, ऑब्वियस है यार, सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा, ठीक है, कि रेलवे बोर्ड में कितने मेंबर होंगे ये सब सेंटर तय करेगा, उनके एलिजिबिलिटी क्या होगी, ठीक है, एक्सपीरियंस क्या, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस क्या होगा, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो देखेगी। उसका जो चेयरमैन और जो बाकी जो मेंबर्स हैं उनके अपॉइंटमेंट का प्रोसेस, मैनर क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। रेलवे सेंटर का सेंटर देखेगी, सीधी सी बात, ठीक है। अच्छा, अब कुछ स्ट्रक्चरल इसमें कहा गया, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसने कुछ रिकमेंडेशन दिया था कि भाई थोड़ा सा रेलवे में कुछ सुधार होना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए। तो रिफॉर्म कहाँ कहाँ होना चाहिए, इफिशियंसी में, कॉम्पिटिटिवनेस में, और सेवा की गुणवत्ता यानी क्वालिटी, सर्विस क्वालिटी में सुधार होना चाहिए। तो अभी बहुत हद तक कुछ ना कुछ पहले से तो कंपैरिजन थोड़ा रेलवे की हालत, सर्विस में सुधार हुआ है, कुछ मैं कहूंगा
ऊंट के मुंह में जीरा काइंड ऑफ। बहुत ज्यादा सुधार तो देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पब्लिक जब तक नहीं चाहेगी तब तक नहीं हो सकता। ठीक है, चलो अब काम की चीज क्या है वो देख लेते हैं। एक चीज याद रखना, बस जो काम की चीज है, मोटी मोटी चीज मैं बता रहा हूँ, ये अमाउंट जो है नंबर्स वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप ये देखो कि पैसा सबसे ज्यादा किससे कम, जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है गवर्नमेंट का, वो सवारी गाड़ी यानी जो ट्रैवलिंग के लिए उससे कमाई नहीं होती है उसको। यानी बेसिकली जो रेलवे कमाती है अपना रेवेन्यू, एक फ्रेट से कमाती है, दूसरा पैसेंजर सर्विस से कमाती है। जैसे आप रेलवे से यात्रा करते हैं, ट्रैवल करते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा रेलवे को प्रॉफिट नहीं हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है जो सामान जो रेलवे से जो जाता है। तो आप ऐसे समझ लेना, माल ढुलाई से ज्यादा पैसा कमाया जा रेलवे कमाती है, और यात्री सेवाओं से कम कमाती है, जस्ट हाफ से भी कम। मोटे मोटे ये डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सिफारिश किया गया था कि भाई एसी क्लास को थोड़ा सा ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा अलाइन करो यार, जनरल क्लास का फेयर को अफोर्डेबल बनाओ। ये सब चीजें कही गई है। ये सब क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछेगा। आपको भले पढ़ने में मन मजा आ रहा होगा बट ये पूछेगा नहीं। विज्ञापन से कमर्शियल डेवलपमेंट होना चाहिए, सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें की गई हैं इसमें। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज किया जाना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे आपको नई नई रेलगाड़ियां मिल गई होंगी, है ना। ऑपरेशनल जो चैलेंजेस है वो भी देखने को मिल रहा होगा कि भाई सबकी स्पीड बढ़े, थोड़ा लोडिंग क्षमता बढ़ जाए, रेवेन्यू जनरेट हो, है ना। चलिए अब यहां देखिएगा जरा सा, रेलवे में जो इन्वेस्टमेंट की बात करें, आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन अगर हमको रेलवे में करना है तो उसके लिए क्या करना होगा। पहले तो यार ऐसे समझो आप, कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है, ये कैपेक्स का मतलब हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये बढ़ा है। बजट सहायता में वृद्धि के कारण ये क्यों बढ़ा है, ये प्री के लिए है। ऊपर से जो मार्केट बोरोइंग जो है लीड्स टू हायर डेप्थ सर्विसिंग कॉस्ट, बाजार उधारी पर ज्यादा डिपेंडेंस के कारण ऋण चुकाने का बोझ बढ़ा है। ये है रेलवे की नहीं एकदम मेन प्रॉब्लम, जो आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर को जानना चाहिए या एक एस्पायरेंट को जानना चाहिए। और आधुनिकीकरण में यानी जो मॉडर्नाइजेशन में और क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका बेसिकली ये आप समझ लो, लैंड एक्विजिशन डिले हो रहा है। यानी जमीन कहां से लाए आप, रेलवे के जमीन पे तो सब लोगों ने कब्जा कर रखा है। ठीक है, आरओबी एंड आरयूबी, ये क्या है भाई, ये सब जो टारगेट दिया गया था, बिना बिना फाटक वाला क्रॉसिंग वगैरह जो है, रोड ओवर ब्रिज, आरओबीएस का मतलब रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज। ठीक है, अभी तक ये टारगेट पूरा नहीं हुआ है। बिना फाटक वाले क्रॉसिंग को हटा तो दिया गया, लेकिन अभी भी माना युक्त यानी कि वहां पे कुछ ना कुछ रिप्लेस पूरी तरह से करना था, वो हो नहीं पाया, अभी मैनेज करना होगा, अभी भी काम जारी है। यानी अंडर, कहीं कहीं पे आपको रेलवे सुरंग से जा रही है, कहीं पे आपको मेन रोड से जा रही है, जहां पे सब लोग थोड़ा सा गाड़ी को टेढ़ा करते हैं फिर रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करते हैं। सुबोध ने भी किया होगा, राज ने भी किया होगा कभी कभी, है ना। चलो, तो ये सब चीजें हैं। तो पैसा कुल मिला के चाहिए सबको, मॉडर्नाइजेशन करना है तो पैसा चाहिए, आरएनडी करना है तो पैसा चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए कुछ अभी बहुत सारा काम होना बाकी है। ठीक है, तो ये सब अभी इंपॉर्टेंट नहीं है प्री के पर्पज से। हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई कुछ आरएनडी पे काम हुआ है कुछ, तो आप उसको देख सकते हैं। सिफारिश क्या की गई है, कवच। कवच क्या है, रेलवे सेफ्टी के लिए है। ठीक है, रेलवे सेफ्टी के लिए कवच है। कवच के कवरेज को बढ़ाना होगा, अक्रॉस ऑल रेलवे रूट्स में लाना होगा, ताकि कोलिजन कम हो सके, ट्रेन आपस में भिड़ ना जाए। ठीक है, रेलवे को थोड़ा सा ग्रीनरी बनाना होगा, तो रेलवे ने टारगेट भी रखा है यार 2030 तक नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य भी रखा है। ठीक है,
इसके अलावा ग्रीन बजटिंग को अपनाने की सिफारिश की गई है। सिफारिश अलग चीज है, इट्स अ पार्ट ऑफ मीन्स, चलो छोड़ दो उसको। ठीक है, बहुत सारे, अच्छा चलो ये सब हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आया है, अच्छा यहाँ क्वेश्चन क्वेश्चन मिसिंग है। ठीक है, कोई नहीं यार, रेलवे से बहुत इंपॉर्टेंट, मेंस में भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन आप लोगों को दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। आज क्लास के बाद मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। बताइए, क्वेश्चन है तो मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? भारत में पर्यटन, अच्छा यहाँ पे है, ओके ओके ओके, अच्छा माय मिस्टेक, सॉरी। क्वेश्चन है बॉस, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज क्यों हो गया, ये इसको ब्लू कलर से कर दिया था इसलिए। अभी नई नई चीजों को मैं खुद ही अडॉप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि पहले ये ब्रैक इसमें इस टाइप से होता था, ये हम उसको चेंज